नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके समक्ष एक ऐसी जानकारी लेके आए हैं। जी हाँ, आपके समक्ष एक ऐसी जानकारी लेके आए हैं कि उत्तर प्रदेश में दरोगा कैसे बने, अर्थात जिसे आप एसआई कहते हो, सब इंस्पेक्टर जिसे कहते हो। कि आप देखते हो ना, सब इंस्पेक्टर जो दरोगा होते हैं, इनका जलवा ही जलवा होता है। कहीं भी पहुंचते हैं इनकी पहचान अलग ही, भाई दरोगा आ रहे हैं, दरोगा आ रहे हैं। जो क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं या जो गुंडा मवाली टाइप होते हैं, इनको देखने के बाद कहीं ना कहीं बहुत अलग लेवल के वो डर जाते हैं। तो ये जो भौकाली जॉब है, ये अपने अलग लेवल की जो पहचान बनाती है, ये दरोगा की जो पोस्ट है, आज इनके बारे में हम आपको बताएंगे कि अगर आप योग्य हैं, एलिजिबल हैं, तो क्या आप दरोगा बन सकते हैं। आज हम इनके बारे में आपको बताने वाले हैं। और आप अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही हम और वीडियो बनाए हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखिएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये यूपी में जो दरोगा है कैसे बना जाए, और क्या हम इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अगर एलिजिबल हो पाएंगे तो क्या क्या लगने वाला है और हमें क्या जरूरत है, इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल में देने वाले हैं। और आपको मैं इसका भौकाली का जो वर्क प्रोफाइल है ये भी बताऊंगा, और साथ साथ में कैसे काम करते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये जो है, ये यूपी में दरोगा कैसे बने। मैंने आपको जैसा कि शुरुआत में ही बताया कि यूपी में सब इंस्पेक्टर जिसे बोला जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, एसआई शॉर्टकट में बोला जाता है, वही दरोगा कैसे बने। तो आइए ध्यान से देखते हैं। ये जो है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ यूपी पीआरपीबी। यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, यूपी पीआरपीबी। ये यूपी पीआरपीबी का मतलब क्या होता है? यूपी पीआरपीबी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। फिर से मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। यूपी पीआरपीबी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड होता है। इसका मतलब हिंदी में होता है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, अर्थात ये जो बोर्ड है, ये उत्तर प्रदेश की, ये राज्य सरकार की एक बोर्ड है। अर्थात राज्य सरकार का ये क्या है, बोर्ड है। यह क्या करती है, ये बोर्ड क्या करती है, ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एग्जाम कैसा कैसा कंडक्ट करवाती है, चाहे वो आपका कांस्टेबल हो गया, चाहे वो आपका कांस्टेबल हो गया, कांस्टेबल पद की एग्जाम करवाती है। और चाहे आपका एसआई हो गया, जिसे आप ये देख रहे हैं, एसआई हो गया, चाहे एएसआई हो गया, इनका भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। चाहे इसमें रेडियो जो कैडर होते हैं, इनकी भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इनकी भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। चाहे आप जेल वार्डन का देखते हैं, जेल वार्डर, इनका भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो ये सारे के सारे, जिसमें कांस्टेबल में पीएससी भी आते हैं, इन सभी का, अर्थात जो भी होते हैं, अर्थात इन सभी का क्या करवाती है, ये जो बोर्ड है, ये जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड है, ये विभिन्न तरीके से एग्जाम को करवाती है और उनकी भर्ती भी करवाती है। कभी कभी ये सीधी भर्ती भी करवा सकती है, और इनके प्रमोशन के बारे में, उनके कार्य को संभाल के रखती है। अर्थात उनको क्या, कैसे, कहाँ प्रमोशन देना, ये भर्ती का काम, ये किनका काम है, बोर्ड का काम है। अर्थात यही बोर्ड एक ऐसा है जो ऐसे एग्जाम को कंडक्ट करवाती, चाहे वो कांस्टेबल का हो गया, चाहे एसआई का हो गया, चाहे एएसआई का हो गया, चाहे रेडियो कैडर का हो गया, चाहे जेल वार्डर का हो गया, इन सभी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है ये बोर्ड। कौन सी बोर्ड? ये बोर्ड यूपी पीआरपीबी बोर्ड करवाती है। तो आइए, जो दरोगा साहब हैं, इनके क्या पर्क्स अलाउंस होते हैं, ये सारे के बारे में हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। उनकी क्या क्या, मतलब सैलरी कैसी होती है, क्या होती है, इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो सब इंस्पेक्टर साहब हैं, ये सब इंस्पेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं तो सब इंस्पेक्टर की, मैंने जैसा कि बताया कि अलग लेवल की भौकाल जॉब है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, ये जो है ना, ये ग्रुप सी की जॉब है। अर्थात ये कैसी जॉब है, ये ग्रुप सी की जॉब है। और लेवल कैसा है, लेवल 6 है। लेवल कौन सा है, लेवल 6 है। और ग्रेड पे जो इसका होता है वो कितना होता है, 4200 ग्रेड पे होता है। ग्रेड पे कितना होता है, 4200 ग्रेड पे होता है। और अगर हम ग्रॉस सैलरी की बात करें तो कम से कम 50,000 प्लस, अर्थात 50K प्लस इनकी सैलरी बन जाती है। तो 50 से 55,000 इनकी सैलरी बन जाती है, जिनमें शामिल होता है डीए और एचआरए शामिल होता है। और साथ साथ में इनको मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है, और यूनिफॉर्म अलाउंस भी मिलता है, एनपीएस जैसी व्यवस्था भी है। ये सारे के सारे इनको पक्ष मिलते हैं, अर्थात इनको फायदे मिलते हैं। तो कहीं कहीं बहुत अच्छी जॉब है। और ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है, ये जो है पोस्ट नॉन गैजेटेड पोस्ट है। और आप जानते भी हैं दरोगा की कितनी अलग लेवल की सम्मान होती है क्षेत्रों में जब ये जाते हैं। तो इनका कार्य जो होता है, इनके बारे में आइए हम जान लेते हैं कि ये कौन कौन सा कार्य करते हैं और ये किस लिए चुने जाते हैं।
आइए अब हम सब इंस्पेक्टर अर्थात दरोगा का कार्य और उनके पावर को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर दरोगा बनना है, हमें अगर दरोगा बनना है तो क्या हम एलिजिबल हैं, क्या हमारा एज उतना है या एज हमारा ज़्यादा हो चुका है। इनके बारे में आइए हम डिटेल में जान लेते हैं, तब इसके बाद हम उनके कार्य को भी जान जाएंगे और उनके पावर को भी हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं लिखा हूँ एलिजिबिलिटी अर्थात इनकी क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर आप दरोगा बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन अगर हैं तो आप दरोगा बनने के योग्य हैं। केवल ग्रेजुएशन होने से आप दरोगा नहीं बन जाएंगे, इसकी भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। जैसे मान लो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हैं किसी भी मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो और आपका एज भी देखा जाएगा और साथ साथ में आपका इसमें हाइट और चेस्ट भी देखा जाएगा। अगर मेल है और फीमेल है तो हाइट और आपका वेट देखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, एलिजिबिलिटी क्या कह रहा है, एलिजिबिलिटी में कह रहा है ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और इसके बाद एज क्या होनी चाहिए, एज आपकी होनी चाहिए 21 से लेकर 28 वर्ष। एज कितनी होनी चाहिए, 21 से लेकर 28 वर्ष, ये जनरल में है, लेकर 28 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। हालांकि कभी कभी सरकार क्या करती है, एज रिलैक्सेशन देती है। जैसे ओबीसी, यदि आप ओबीसी के हैं तो 5 ईयर्स रिलैक्सेशन, और एससी हैं तो 5 ईयर्स रिलैक्सेशन, और एसटी हैं तो 5 ईयर्स। अर्थात आपको क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी योग्यता में क्या होनी चाहिए, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी मतलब स्नातक होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, और इसके बाद एज 21 से 28 वर्ष होना चाहिए। हालांकि अगर एज रिलैक्सेशन देगा तो इस प्रकार देगा, और इसके साथ साथ आपके क्या होनी चाहिए, आपके जैसे इसमें हाइट भी होनी चाहिए, हाइट के साथ साथ आपकी चेस्ट भी होनी चाहिए यदि मेल है, तो फीमेल है हाइट होनी चाहिए और साथ साथ वेट भी होनी चाहिए। तो अगर इतने टर्म एंड कंडीशन, इसके बाद एग्जाम होगा, एग्जाम अगर क्वालिफाई हो जाएंगे तो इस हिसाब से आपका डीवी होके आप बन जाएंगे, क्या दरोगा बन जाएंगे। आइए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वर्क प्रोफाइल क्या है, इनका कार्य क्या क्या होता है, क्योंकि बहुत भौकाली जॉब है तो कार्य को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक एनर्जी मिलती है भाई ना, कि एक हमारी अलग पहचान होगी, एक वर्दी होगी, क्या जलवा होगा जब जहाँ जिस फील्ड में जाएंगे या जिस थाने पे बैठेंगे तो अलग लेवल का जलवा होगा। तो आइए उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। इनका वर्क प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। अर्थात इनका कार्य क्या है, कानून और एवं व्यवस्था को क्या करना, बनाए रखना, और अपराधों की जांच करना। अगर कोई अपराधी अपराध कर रहा है तो उनकी जांच करना, उनका इन्वेस्टिगेशन करना और मजिस्ट्रेट तक समक्ष प्रस्तुत करना। एफआईआर दर्ज कराना एवं विवेचना। अर्थात इनका कार्य होता है एफआईआर दर्ज करना और इसके बाद विवेचना करवाना। गश्त एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना इनका कार्य। अपराधियों की गिरफ्तारी, कोई अगर अपराध कर रहा है तो उनकी गिरफ्तारी कैसी होगी, अरेस्ट मेमो बनाना, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत, ये सारे के सारे क्या, और न्यायालय में केस प्रस्तुत करना इनका कार्य होता है। हालांकि जैसे यहाँ से अगर ये मजिस्ट्रेट तक जाते हैं तो अगर गलत कर रहे हैं, जैसे होता है ना कभी कभी, अगर ये गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे कि दूसरे को फंसा के वहाँ पे ले जा रहे हैं मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो वहाँ पे वकील भी होते हैं, फिर वो कहेंगे भाई आप कैसे कर रहे हो। तो हालांकि ऐसा होता है। तो इनका अगर हम दरोगा की बात करें तो इनका ये कार्य होता है कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों की जाँच करना, एफआईआर दर्ज कराना, विवेचना करना, गश्त एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों की गिरफ्तारी करना और न्यायालय में केस प्रस्तुत करना, इन सभी का कार्य होता है। तो आप अगर देख पा रहे हैं तो कहीं न कहीं एक अलग लेवल का वर्क प्रोफाइल है। अर्थात आपको फील्ड में भी जाना पड़ेगा और अपने जहाँ पे आपको इंचार्ज मिलेगा वहाँ भी आपको रहना पड़ेगा, और आपको अलग लेवल का मतलब जलवा ही रहेगा, क्योंकि लोग सम्मान अलग लेवल के देंगे आपको। आइए अब हम इनके पावर के भी बारे में जान लेते हैं। अर्थात अगर आप यूपी में दरोगा बनते हैं, सब इंस्पेक्टर बनते हैं, तो आपको क्या क्या पावर मिलती है इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। क्योंकि भाई हर इंसान को एक पावर जो होती है ना, वो अलग तरीके की एनर्जी देती है। हालांकि पावर का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि इनको पावर क्या क्या मिलती है। तो ये जो दरोगा साहब होते हैं, अर्थात जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, इनको दो तरीके की पावर होती है। एक इन्वेस्टिगेशन पावर होती है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है। तो आइए इन दोनों के बारे में जान लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन पावर कैसी इनको मिलती है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कैसे मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच वाली होती है। तो यहाँ पे एफआईआर दर्ज करना, अगर किसी भी व्यक्ति को, अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर थाने में गया तो अगर वो एफआईआर लिखवाना चाह रहा है तो एफआईआर दर्ज करना इनका काम होता है। और केस की जांच करना, अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, कोई भी समस्याएं हो गई हैं, तो ये वहाँ पे जाके अपना केस की जो होती है उनकी जांच करना, इन्वेस्टिगेशन करना इनका कार्य होता है। और चार्जशीट दाखिल करना, ये याद रहे चार्जशीट केवल और केवल इन्हीं को दाखिल करना होता है। अर्थात सब इंस्पेक्टर जो दरोगा होते हैं अदालत में इन्हीं को जांच करना होता है, सॉरी चार्जशीट दाखिल करना होता है, और किसी और को नहीं। जैसे
एएसआई और कांस्टेबल लोगों को ये अधिकार नहीं है, केवल और केवल दरोगा ही क्या कर सकते हैं, चार्जशीट दाखिल कर सकते हैं। अर्थात जो भी चार्जशीट दाखिल करना होगा केवल और केवल यही दाखिल करेंगे अदालत में, ठीक है। इसके बाद गिरफ्तारी का अधिकार, इनको गिरफ्तारी का अधिकार होता है, किसी को शक के दायरे में भी मतलब गिरफ्तार कर सकते हैं और इनको गिरफ्तारी का अधिकार भी होता है। ये पूरा इनकी इन्वेस्टिगेशन पावर है। और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में अगर हम देखें तो चौकी या थाने का प्रभार, जैसे इनको डायरेक्ट इंचार्ज नहीं दिया जाता। अगर आप दरोगा बन गए तो इसका मतलब ये डायरेक्ट थाने का इंचार्ज आपको नहीं बना दिया जाएगा। इंचार्ज जो रहेंगे उनके अर्थात पहले आपको इंचार्ज नहीं दिया जाएगा। अगर इंचार्ज नहीं है, इंचार्ज की मौजूदगी पे आप इंचार्ज को पूरे संभाल सकते हैं, पूरे क्षेत्र का इंचार्ज संभाल सकते हैं। जैसे एसएचओ साहब नहीं है तो आप पूरे क्षेत्र की कमान को संभाल सकते हैं। निचले अमले का नियंत्रण, जैसे कांस्टेबल हो गए, एएसआई हो गए और जो भी हैं उनके नीचे के आपको कानून व्यवस्था को बनाए रखने, उनको मतलब कानून व्यवस्था का पालन करवाना, ये आपका कार्य है। और शांति और व्यवस्था बनाए रखना, अर्थात शांति और व्यवस्था क्या बनाए रखना, भीड़ को नियंत्रित करना आपका कार्य है। कहीं अगर ज़्यादा भीड़ एकत्रित हो गई, अनायास भीड़ एकत्रित हो गई, कोई हिंसा करने के लिए भीड़ एकत्रित हो गई तो उसको नियंत्रित करना। और दंगे विवाद, कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं विवाद हो रहे हैं तो उनको सुलझाना या देखना क्या मैटर है। और क्षेत्र में क्या गश्त करवाना, अर्थात जो पेट्रोलिंग व्यवस्था है, गश्त जो है उनका मतलब क्या करना है, पेट्रोलिंग गश्त को करवाना है। तो ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। और इन्वेस्टिगेशन में एफआईआर दर्ज करना है, केस की जांच करना है। इनको अधिकार होता है कहीं भी कोई भी जांच कर सकते हैं, इनको इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, कोई छानबीन कर सकते हैं, शक के दायरे में किसी को गिरफ्तार भी कर सकते हैं, चार्जशीट दाखिल कर सकते हैं। और कहा भी जाता है कि कोई दरोगा जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने आती है तो हर व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वो पूछे कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, उसका कारण क्या है, वो कौन सा दोषी है, किस प्रकार का दोष किया है। तो ये उसको अधिकार होता है। हालांकि जब भी किसी को गिरफ्तार करना होता है तो अरेस्ट वारंट भी लाते हैं, तो उसको दिखाना होता है और इसके बाद अरेस्ट मेमो बना के ले जाते हैं। और ये सब जितने भी इन्वेस्टिगेशन है, सारे जांच प्रक्रिया जो भी होती है, एफआईआर दर्ज वगैरह होती है, सारे के सारे कहाँ पे, अदालत में इनको पेश करना होता है, अर्थात चार्जशीट करना होता है, चार्जशीट दाखिल करना होता है अदालत में। केवल और केवल इन्हीं को अधिकार होती है कि इनको सब इंस्पेक्टर अर्थात दरोगा को। और ये कार्य कौन, एएसआई और कांस्टेबल लोग नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल दरोगा करेंगे। तो ये पावर कौन है, इन्वेस्टिगेशन की पावर है और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। अब आइए हम इनके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। अर्थात अगर हमें यूपी में एसआई बनना है, दरोगा बनना है, तो उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, अर्थात सिलेक्शन का जो प्रोसेस है कैसे होगा, इनके बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं लिखा हूँ सिलेक्शन प्रोसेस। और ये सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो कैसा है। सबसे पहले आपका पेपर होगा, अर्थात एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जो आपका पेपर होगा लिखित परीक्षा, अर्थात लिखित परीक्षा का मतलब ये ऑब्जेक्टिव होगा। ये जो पेपर होगा वो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, अर्थात OMR बेस्ड होगा। कैसा होगा, OMR बेस्ड होगा। अर्थात पहले क्या होता था, पहले कंप्यूटर पे होता था, अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अर्थात आपका मतलब क्या होगा, OMR बेस्ड होगा, आपको गोला भरना होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। केवल और केवल एक पेपर होगा, केवल और केवल एक पेपर होगा, उसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। केवल और केवल एक पेपर होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, OMR बेस्ड होगा, तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसके बाद आपका DV होगा, अर्थात जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोला जाता है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल अर्थात जिसे आप क्या बोलते हैं, PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिर इसके बाद आपका होगा PET का मतलब होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। अब देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, दोनों में फर्क होता है। जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है, अगर मेल है तो इसमें आपको हाइट देखा जाता है, हाइट देखा जाता है, और क्या देखा जाता है, चेस्ट देखा जाता है। और अगर फीमेल है तो क्या, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में फीमेल है तो आपका हाइट देखा जाएगा और साथ साथ में वेट देखा जाएगा, और साथ साथ में क्या देखा जाएगा, वेट देखा जाएगा। और PET का मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में ये देखा जाता है, यदि आप मेल हैं तो आपको कितना, तो आपको 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा, 4.8 किलोमीटर। और अगर आप फीमेल हैं तो 16 मिनट में कितना, 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा। ये आपका क्या है, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, अर्थात फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, इसके बाद कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी, अर्थात ट्रेनिंग होगी, इसके बाद आपकी क्या लग जाएगी, जॉब लग जाएगी। तो यहाँ पे अब मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताया कि किस किस प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। अब आइए हम एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं, अर्थात कितने सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट होता है, कितने मार्क्स के होते हैं, कितने घंटे टाइमिंग दी जाती है।
अब आइए अब हम इनके एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं, अर्थात कौन कौन सब्जेक्ट है, कौन कौन सब्जेक्ट पूछा जाएगा, कितने प्रश्न का होगा, इन सभी के बारे में डिटेल में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका एग्जाम जो पैटर्न होगा, सबसे पहले आप देखो कि कितने सब्जेक्ट का होगा। 4 सब्जेक्ट का होगा। यहाँ पे मैं कितने सब्जेक्ट लिखा हूँ? 4 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट? 4 सब्जेक्ट का होगा। आपका कितना सब्जेक्ट का होगा? 4 सब्जेक्ट का होगा। कितना? 4 सब्जेक्ट का होगा। एक हिंदी होगा। हिंदी जो होगा वो 40 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स का होगा, अर्थात 40 क्वेश्चन दिया रहेगा और 100 मार्क्स का, अर्थात एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा। अर्थात एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? एक क्वेश्चन जो होगा वो कितना होगा? 2.5 मार्क्स का होगा। वैसे यहाँ पे रीजनिंग दिया है। रीजनिंग भी जो है वो 40 क्वेश्चन देगा, अर्थात 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का। इसके बाद मैथ्स भी होगा जो वो 40 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का। इसके बाद आपका जो सामान्य ज्ञान होगा उसमें मूल विधि भी रहेगा और संविधान भी रहेगा। ये आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, वो कितने? 100 मार्क्स का, अर्थात एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का। नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे पूरे टोटल 160 होंगे और नंबर ऑफ मार्क्स जो होंगे वो पूरे कितने होंगे? 400 होंगे, अर्थात एक क्वेश्चन पे 2.5 मार्क्स हो मिलेगा, अर्थात 2.5 मार्क्स। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है और इसकी जो टाइमिंग दी जाएगी पूरे कितने? 2 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी, अर्थात ये 4 सब्जेक्ट 160 क्वेश्चन। इसमें आपको ये देखना होता है सब्जेक्ट में आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाई करना होता है, अर्थात कितने परसेंट लाना अनिवार्य है। कैसे? जैसे अगर आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट में देखा जाए तो सब्जेक्ट में आपको 35% लाना अनिवार्य है, तभी आप पास होंगे। और पूरे टोटल में अगर देखा जाए तो आपको 50% लाना अनिवार्य है। टोटल कितना लाना है? पूरे चारों में कितना लाना है? पूरे चारों में टोटल जो देखा जाए तो 50% लाना अनिवार्य है पास करने के लिए, और एक एक देखा जाए तो 35% पास करने के लिए लाना अनिवार्य है। अब आपको भी ये मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मैथ आपने कितना नंबर ला दिया? मैथ में आपने ला दिया 40 नंबर। और ये मान लीजिए रीजनिंग में आपने कितना नंबर ला दिया? रीजनिंग में आपने ला दिया कितना? 50 नंबर। और मान लीजिए आपको जीएस में कितना नंबर ला दिया? आपने जीएस में ला दिया कितना? 70 नंबर। मान लीजिए जीएस में कितना नंबर ला दिया? 70 नंबर। अब इसके बाद आपका बचा है क्या? हिंदी बचा है। हिंदी अगर आपका बचा है तो आपने कितना ला दिया? हिंदी अगर आपका बचा है तो आपने कितना ला दिया? मान लीजिए 40 नंबर ला दिया। तो अब आप इसको ऐड करिए, अब आप ऐड करिए कितना हुआ? तो कितना हो गया? 5 4 9 और 7 4 11, और 11 9 कितना हो गया? 200। 11 9 कितना हो गया? 200। 7 4 11, 11 5 कितना हो जाएगा? 16 4 20, अर्थात 200। अगर आप 200 देख पा रहे हैं तो ये जो 200 है, ये 200 जो है अर्थात 400 का जो 50% होगा वो कितना होगा? 200 होगा। 400 का जो 50% मार्क्स का होगा वो 200 होगा। और एक 35% कह रहा है, देखो 100 का कितना? अगर 35% कह रहा है, 100 मार्क्स का 35% कितना होगा? 35 होगा, अर्थात ये 35 से ज्यादा ये भी लाया है, 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 पूरा पूरा कितना मार्क्स है? 200 मार्क्स लाया है। अर्थात अगर देखा जाए तो 400 का 50% कितना होगा? 200 होगा। अर्थात ये सब्जेक्ट वाइज 35% भी क्लियर पास कर पा रहा है और ये 50% पूरे टोटल का भी पास कर पा रहा है, अर्थात ये पास हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मान लो सपोज दैट अगर इसने कितना पा गया, अगर मान लो मैथ में ये कितना 35 लाना था, 35% लाना था, पा गया 25, और ये इतना सब पाया है, तो ये फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 35% ये क्या 35% पास होने के लिए अनिवार्य है, ये ला ही नहीं पाया। और मान लो इसने क्या किया, इसने मान लीजिए इसमें मान लो कितना 35 ला दिया, 35 पास हो गया, और यहाँ पे कितना ला दिया? 70 ला दिया। यहाँ पे कितना ला दिया? यहाँ पे 35 ला दिया, यहाँ पे 70 ला दिया, और यहाँ पे फिर 35 ला दिया, यहाँ पे फिर 35 ला दिया, यहाँ पे कितना ला दे? 40 ला दे। तो अब देखिए कितना हुआ? 70 70 कितना रहा? 140, और 140 40 कितना रहा? 140 40 कितना रहा? 180। फिर से यहाँ पे ध्यान से देखिए, 35 35 70 70 140 140 140 180। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 35% लाना अनिवार्य था, 35 लाया, 35% लाना अनिवार्य था, 35 लाया, 35% लाना अनिवार्य था, 70 ला दिया, 35% लाना अनिवार्य 40 ला दिया, अर्थात सब्जेक्ट वाइज क्लियर कर रहा है। और नंबर कितना ला रहा है? 180, जबकि लाना चाहिए कितना? 200 लाना चाहिए, क्योंकि 400 का 50% 200 होता है। और जबकि ये 200 नहीं लाया, कितना लाया? 180 लाया, तो ये अब फेल हो जाएगा, ये अब फेल हो जाएगा, अर्थात ये पास नहीं होगा, ये अब क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा।
क्योंकि ये सब्जेक्ट वाइज भी देखना होगा और साथ साथ में पूरे टोटल का भी देखना होगा। पूरे टोटल का 50% और सब्जेक्ट वाइज का कितना 35% ये बात आप ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद इसका कट ऑफ भी बनता है, जितना कट ऑफ जितना मेरिट जाएगी उसके हिसाब से आपका मतलब अगर मेरिट अच्छा आपका गया तो आप दरोगा बन जाएंगे। ये पास होने के लिए अर्थात आप देखा जाएगा कितना जो सब्जेक्ट वाइज 35% है और पूरा टोटल का कितना है 50%, जैसा कि मैंने यहाँ आपको समझाने का प्रयास किया। अब आइए हम इनके फिजिकल के बारे में जान लेते हैं। अर्थात फिजिकल दो तरीके से होते हैं इनके। एक होता है पीएसटी, जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और एक होता है पीईटी। पीईटी का मतलब होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। एक होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और एक होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड में अर्थात इनकी हाइट देखी जाएगी, चेस्ट देखी जाएगी मेल की, और फीमेल की हाइट और वेट देखी जाएगी। और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में क्या देखी जाएगी, इनमें दौड़ देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी, दौड़ देखी जाएगी। तो आइए हम सबसे पहले पीएसटी के बारे में जान लेते हैं, अर्थात फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में जान लेते हैं, पीएसटी के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ फॉर मेल के लिए और यहाँ पे मैं लिखा हूँ फॉर फीमेल के लिए। तो मेल के लिए हाइट क्या होगी, ध्यान से देखना। अगर आपको दरोगा बनना है, यूपी में दरोगा बनना है, तो मेल के लिए हाइट जो होगी, मेल के लिए जो हाइट होगी, अगर आप जनरल के हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, यदि आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर अर्थात 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। जनरल ओबीसी एससी के लिए हाइट होनी चाहिए अगर आप यूपी में दरोगा बनना है। और एसटी हैं तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट की बात करें, चेस्ट की यदि आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, तो 79 से लेके 84 सेंटीमीटर तक चेस्ट होनी चाहिए। और न्यूनतम से 5 सेमी आप फुला सकते हैं, फुलाना अनिवार्य है। अर्थात न्यूनतम 5 सेमी आप इसे फुलाना आपको अनिवार्य है आपकी चेस्ट। और एसटी के लिए जो है वो 77 से लेके 82 सेंटीमीटर है। अब आइए हम फीमेल का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देख लेते हैं। अर्थात फीमेल का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है, यदि फीमेल की हाइट यूपी में दरोगा बनने के लिए फीमेल की जो हाइट होनी चाहिए, जनरल ओबीसी और एससी, यदि आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, तो आपका जो हाइट होनी चाहिए फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर अर्थात 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए दरोगा बनने के लिए। और एसटी हैं तो 147 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। और वेट की बात, यहाँ पे वेट की बात की जा रही है, कम से कम कितना होना चाहिए, 40 किलोग्राम होना चाहिए। अर्थात वेट जो होना चाहिए वो 40 किलोग्राम होना चाहिए फीमेल के लिए, और हाइट जो होना चाहिए 152 सेंटीमीटर। जनरल ओबीसी एससी के लिए, एसटी के लिए 147 होनी चाहिए सेंटीमीटर। अब आइए हम इनका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट को देख लेते हैं। अर्थात इनका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट क्या होता है, यदि आप मेल हैं, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं, तो आप 28 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा। यदि आपको दरोगा बनना है और आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट देना है, तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा। और यदि आप फीमेल हैं, दरोगा बनना है यूपी में, फीमेल हैं, तो आपको 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा। अर्थात ये जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, मेल के लिए 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा और फीमेल के लिए 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा। अब आइए हम इनके प्रमोशन के बारे में जान लेते हैं। यदि आप सब इंस्पेक्टर से बनते हैं, यदि आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं अर्थात दरोगा बनते हैं, तो आपका प्रमोशन होगा, आप बनेंगे क्या, इंस्पेक्टर बनेंगे, अर्थात इंस्पेक्टर एसएचओ बनेंगे। इसके बाद जब प्रमोशन होगा तो आप क्या बन सकते हैं, आप डीएसपी या सीओ तक बन सकते हैं। कभी कभी अगर एकदम कम एज में आप बनते हो, अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, अच्छा आपका कार्य रहा, सब कुछ अच्छा रहा, तो कभी कभी यदा कदा कोई एएसपी बन सकता है, अर्थात एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन सकता है। तो कभी कभी रेयर केस में ऐसा 1 आध 2 हो जाते हैं। बाकी आप सब इंस्पेक्टर के बाद आप क्या बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे। इसके बाद डीएसपी या सीओ बन सकते हैं। ये आपका क्या रहा, ये आपका प्रमोशन की प्रक्रिया रहा। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक साझा करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल पे नए आए हैं, तो हमारे चैनल पे नए आने के लिए आपको धन्यवाद। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। और उसकी बेल आइकन अगर आप दबाए रहेंगे तो घंटियां आप तक, अर्थात जितने भी वीडियो डालूंगा वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।